डियर व्यूअर, आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टेप्स दिए गए हैं। अगर आप किसी एक हिस्से को देखना और समझना चाहते हैं तो कृपया टाइम स्टेप्स पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन, मतलब कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारा आज होगा इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे बड़ी चीज कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ आप, ताकि अच्छे से हर एक चीज को समझ के और नोट भी कर सको। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if the real roots exist then find them, मतलब कि नेचर ऑफ रूट निकालना है हमको। सबसे पहली चीज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में, इस वाली वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और अगर रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स कब होंगे? जबकि d इज ग्रेटर देन 0 या फिर d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रियल रूट्स होंगे तो हमें रियल रूट्स को फाइंड भी करना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो फर्स्ट के आंसर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर हमारे पास जो चीजें हैं, हियर वी हैव, वो सब लिख लेते हैं पहले। क्या a की वैल्यू है कितना? तो 2, b की वैल्यू है कितनी? तो -3, एंड c की जो वैल्यू है वो कितना है? +5। ठीक है, नाउ आपको क्या निकालना है? सबसे पहली चीज d निकालना होगा। d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac होता है। ठीक है, यही ना होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू b का स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू कितनी है? -3। तो यहाँ पे लिख दो आप -3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस में क्या हो जाएगा? 4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू क्या है? 5। इसको ऐसे लिख देंगे और हमको मिल जाता है कि d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 2 या 8, 8 5 जा 40, यानी कि d का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? 9 में से 40 किया तो -31। समझ में आया कुछ? आप क्या लिखोगे? आप यहाँ कि हियर d इज लेस देन 0, मतलब कि d की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 से कम हो जा रही है। और ऐसे भी लिख सकते थे कि b² - 4ac जो है वो लेस देन है 0 से। ठीक है, मतलब 0 से कम है। देन आपको पता ही है पहले से कि अगर क्या हो जाए b² - 4ac या फिर d की वैल्यू जो है 0 से कम हो जाए, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है आपको कि अगर रियल रूट्स हैं तभी उन्हें हमें फाइंड आउट करना है, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो आप फाइंड आउट मत करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रियल रूट्स को फाइंड आउट करने नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे सॉल्व करें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए भी आप लिखोगे जैसे ही आंसर, तो आंसर के लिए क्या लिखोगे कि हियर वी हैव, हमारे पास जो चीजें हैं वो रिस्पेक्टिवली क्या है? पहला तो है a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 3 हो जा रहा है। b का जो वैल्यू है b इज इक्वल टू -4√3 हो जा रहा है। ठीक है, एंड c की जो वैल्यू हो रही है c इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? तो +4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? तो नाउ क्या निकालना है आपको? d इज इक्वल टू b² - 4ac कर देना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? b का जो वैल्यू है वो कितना है? -4√3 रख दो यहाँ पे, आप इसका द होल स्क्वायर भी कर देते हैं। ठीक है, माइनस में हो गया 4 इंटू ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है? 3 इंटू जो सी का वैल्यू है, सी यहाँ पे है 4। ठीक है, तो 4 लिख दो। तो और आप इसी को लिख सकते थे क्या कि d इज इक्वल टू 4√3 का द होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। ठीक है, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 16 × 3 और -4 4 जा 16 × 3, तो हो गया 16 × 3, दोनों कट गया, यानी कि 48 - 48। तो हमको मिल रहा है कि d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी मिल जा रही है हमको? 0 मिल जा रही है। नाउ अब आप यहाँ कह सकते हो, नाउ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है पहली चीज कि d इज इक्वल टू 0, और ऐसा भी होता है कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो आप क्या लिखोगे? सो रियल एंड इक्वल रूट्स
एग्जिस्ट, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कि रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, अब रियल एंड इक्वल रूट्स मिल रहे हैं तो हमें उन रूट्स को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। देन आप क्या लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा आप मेथड, कंप्लीटिंग में स्क्वायर मेथड लगा रहे हो, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड लगा रहे हो, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो, कौन मेथड अप्लाई करो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, बस x की वैल्यू को आपको लेके आना है। देन और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू क्या है, माइनस में 4 रूट अंडर 3, तो लिख दो यहाँ पे माइनस में हो गया क्या, -4 रूट अंडर 3 एंड प्लस माइनस रूट अंडर डी कहने का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 0, क्योंकि डी की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल टू 0 आई हुई है, तो यहाँ पे 0 रख दो एंड y में a की वैल्यू हो गई 3। और वी कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि ये हो गया 4 रूट अंडर 3 सिर्फ एंड y में 2 3 जा 6, ठीक है। या फिर इसको 2 मल्टीप्लाइड 3 भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मल्टीप्लाइड रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 लिख देते हैं, सबसे अच्छा काम ही आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो रूट अंडर 3 से ये वाला रूट अंडर 3 कट गया और 2 से ये वाला 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू मिल रही है आपको वो कितनी मिल रही है, 2 बाई रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर में भी रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी 2 रूट अंडर 3 एंड y में 3, इतना जो हो जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। और यही नहीं, x के दो वैल्यूज होते हैं ओरिजिनली, क्योंकि 2 रूट्स आने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x इज इक्वल टू ऐसे लिख देते 2 रूट अंडर 3 बाई 3 एंड 2 रूट अंडर 3 बाई 3, कॉमा में लगा के लिखो, ऐसे भी आंसर लिख सकते थे आप, ठीक है। पहले जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब थर्ड को भी करके देख लेते हैं। ओके, देन थर्ड के आंसर के लिए क्या लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास जो चीजें हैं वो रिस्पेक्टिवली क्या है, a इज इक्वल टू पहली चीज 2, ठीक है, b इज इक्वल टू दूसरी चीज -6, ठीक है, c इज इक्वल टू तीसरी चीज 3, ठीक है। a b c के वैल्यू लिख दिए हमने। नाउ क्या निकालना है आपको, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो b का स्क्वायर यानी b कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस में 4ac यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, ठीक है। तो d इज इक्वल टू हो जाता कितना, -6 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 36 मिलेगा ना जी, ठीक है, एंड माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इतना मिल गया, ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसी को लिख सकते थे कि d इज इक्वल टू क्या, तो 12, 36 में से जैसे ही 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और यहाँ लिखना आप कि हियर d जो है वो बड़ा हो रहा है ना 0 से, क्योंकि 12 जो है 0 से ज्यादा बड़ा है, तो d इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मीन्स हमारे पास क्या होंगे, कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स, ठीक है, मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि रियल रूट जो है एग्जिस्ट करता है। अब रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमको रियल रूट निकाल के भी दिखा देना है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, यानी कि हम लोग लिख सकते थे, और x इज इक्वल टू माइनस इंटू में -b, तो b का वैल्यू क्या है -6 इंटू और फिर प्लस माइनस रूट अंडर d, तो d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, तो रूट अंडर हो जाता है यहाँ 12 एंड बाई में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू क्या है यहाँ 2, ये सारा चीज हो गया यहाँ। और इसी को आप लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 है, तो इसको हम रूट अंडर 4 मल्टीप्लाइड 3 लिख सकते थे एंड बाई में 2 2 जा 4, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, ये हो गया 6 प्लस माइनस ये हो गया 2 रूट अंडर
3, क्योंकि 4 एक सिर्फ बाहर आता, 3 तो बाहर आएगा नहीं, तो उसको अंदर ही रहने देते हैं, जाल में बेचारा फंसा है। ठीक है, बाई में 4 हो गया। मतलब कि आपको x के दो वैल्यूज मिलते हैं। पहला मिलता है कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट अंडर 3/4, और दूसरा मिलता है कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट अंडर 3/4। तो और आप इसी को लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू, देखो जनरली इसमें से अगर हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 प्लस रूट अंडर 3 और बाई में 4। ठीक है, यहां से भी अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर 2 को कॉमन कर लें तो 3 माइनस बचता 3 माइनस रूट अंडर 3 और बाई में 4। तो यहाँ से 2 टाइम्स में कटा 4, फिर यहाँ भी 2 टाइम्स में 4 कट जाता, तो हमको मिलता और कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 3/2, और यहाँ से मिलेगा कि x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट अंडर 3/2। ये दोनों जो हो गए हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ओके, गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर first of exercise 4.4. Now we will see how to solve question number 2. So let us see that. Okay, तो ये है question number 2, और ये question कह रहा है कि find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots. मतलब कि equal roots हैं इनके पास। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, आप फर्स्ट का आंसर अगर लिखना चाहो तो आपके पास क्या है कि वी हैव, हम लिख सकते हैं यहाँ वी हैव a इज इक्वल टू कितना है तो 2, कोमा b इज इक्वल टू कितना है तो k है, प्लस में k, कोमा c इज इक्वल टू कितना है 3 है। ओके, अब इसके पास क्या है, इक्वल रूट्स है, तो क्या लिखोगे, फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास क्या वैल्यू होता है कि d इज इक्वल टू 0, यही ना हो जाता है। इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0 होता है, तभी तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। और आप इसी को लिख सकते हो, d का वैल्यू क्या हो जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो और हम लोग लिख सकते हैं कि b का वैल्यू क्या है, यहाँ k है, तो k का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, इंटू c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो और हम लोग लिख सकते थे कि k का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा कितना हुआ 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं कि k का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा कर फेंक देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सिर्फ 24 ही। तो और हमको k का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा प्लस माइनस में रूट अंडर 24। पहले ही कितना बार मैंने ये कहानी कहा हुआ है आपको कि इधर साइड से स्क्वायर हटेगा तो उधर साइड प्लस और माइनस में रूट अंडर चढ़ जाता है। तो और हम लोग लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू, एक बार हो जाता प्लस में रूट अंडर 24, ठीक है, और एक बार हो जाता k इज इक्वल टू माइनस में रूट अंडर 24। तो इतना भी आंसर लिख सकते हो आप। और इसको जब बाहर निकालोगे ना रूट से, तो k इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा क्या, 2 रूट अंडर 6। ठीक है, और यहां से लिखोगे कि k इज इक्वल टू माइनस 2 रूट अंडर 6, क्योंकि रूट अंडर 24 जो होता है, रूट अंडर 24 का आप देख सकते हो कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 12। तो पेयर तो एक ही पेयर है ना 2 का, तो एक 2 बाहर आ जाता है, रूट अंडर में क्या बचेगा 2 3 जा 6, मतलब कि रूट अंडर 24 के जगह अपन लोग 2 रूट अंडर 6 लिख सकते हैं। यानी कि k के दो वैल्यूज होंगे, k इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 6 एंड k इज इक्वल टू माइनस 2 रूट अंडर 6। यहाँ पे लिख दो, हेंस the value of k is plus root 2 root under 6 and what minus 2 root under 6। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ है समझ में? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए आंसर। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए देखते हैं कि सेकंड वाले को कैसे सोल्व करें। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड के जब आंसर लिखोगे आप, तो आप पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो। हमारे पास है वी हैव, हमारे पास है क्या, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इतना है। और इसी को आप लिख सकते थे कि के में एक्स स्क्वायर, एक्स में के एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर हो गया, एंड माइनस के में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया 2 और एक्स। ठीक है, इतना तो आ रहा है समझ में, प्लस में 6 इज इक्वल टू हो जाता है 0। ठीक है,
नाउ हमें क्या मिलता है कि इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके फोर इक्वल रूट्स। फोर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और लिख सकते हो b का वैल्यू क्या है यहाँ 2k है, 2k, तो 2k का होल स्क्वायर में माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, सिर्फ k है, और यहाँ से a यही ना है जी, ये वाला b है, ये वाला c है, आता है इतना समझ में, आता ही है। तो ये हो गया 4 इंटू के इंटू सी का जो वैल्यू हो गया हमारा वो 6 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो जाता, यानी कि 2k का दो होल स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और k का स्क्वायर k स्क्वायर 4k स्क्वायर मिल गया, माइनस 4 में k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 ही रह जाएगा, और 24 के लिए लिख देते 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना मिला आपको, मतलब इन दोनों में से आप k को 4k को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच गया, यहाँ से सिर्फ k बचा, माइनस यहाँ से क्या बचा 6 बचा, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको उठा के उधर से फेंक दो तो क्या मिलता, 4k इज इक्वल टू 0, है ना। और एक बार इस 4k को उठा के उधर से भेज देते तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिल जाता, तो और इज हमको मिलता, यहाँ पे नाउ लिख देना पहले, ठीक है, कि 4k माइनस 6 को उठा के उधर से फेंक दिया तो 4k इज इक्वल टू 0 मिल जाता, और अगर 4k को उठा के उधर से फेंक दिया तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू 0/4 मीन्स 0, एंड k इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर से लेके जाएंगे तो प्लस में 6, मतलब कि k के दो वैल्यूज मिलेंगे, हेंस k इज व्हाट 0 एंड व्हाट 6, आंसर। इतना इजी था ये, है ना। ओके, नाउ सी की क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करें, सो लेट अस सी दैट। ओके देन अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, ये जो है क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमको रियल रूट्स कब मिलेंगे, ठीक है। रियल रूट्स वाले केस में ही आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप, तो मतलब कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं और अगर हमें रियल रूट मिल जाए तभी हम कहेंगे कि हाँ पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को बनाना, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। और पता ही है आपको कि रियल रूट्स कब आएंगे, जबकि या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0, नहीं तो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 d की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यही मंत्र यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। आंसर के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth, यानी कि लेंथ इसके ब्रेथ के ट्वाइस है और एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कर लेंगे यहाँ, लेट द लेंथ बी l, ठीक है ना जी, लेंथ बी l, लेंथ को l लेट कर लेते हैं एंड ब्रेथ को हम लोग लेट कर लेते हैं d। लेंथ को l लेट कर लिया हमने और ब्रेथ को b लेट कर लिया, देन हमको क्या मिला है कि l इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड b, ये तो पहला चीज है, ठीक है। एंड दूसरा चीज क्या है कि एरिया जो है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, एंड एरिया इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको इतना समझ में आता है कि एरिया कहने का मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ होता है, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए था, नहीं। तो अब देखो एल के जगह पे क्या रखते हैं 2b, यानी कि और हमको क्या लिख सकते हैं यहाँ कि 2b मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहीं पे सॉल्व कर सकते थे कैसे, 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या है 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि हम लोग b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है 2 इधर क्या डिवाइड किया और b की वैल्यू हमको b स्क्वायर की वैल्यू दे देगा 400 मीटर स्क्वायर, देन वी कैन आल्सो राइट कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर में 400 मीटर स्क्वायर, यही होना चाहिए था ना। अब आपको पता ही है कि जैसे ही ये बाहर आएगा रूट से तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कि b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या प्लस माइनस 20 मीटर, ठीक है। तो b इज नॉट इक्वल टू माइनस 20, बट b क्या हो सकता है 20 हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, माइनस 20 मीटर तो होगा नहीं, क्योंकि कभी भी आपने ये चीज तो नहीं सुना होगा कि लेंथ जो है वो निगेटिव में है, किसी भी चीज का लेंथ या फिर ब्रेथ जो है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का
निगेटिव है, ये आपने नहीं सुना होगा, तो हमको माइनस में नहीं लेना है। तो यहाँ वाले से माइनस वाले भाई साहब उड़ गए और बी की वैल्यू हो गई 20 मीटर। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ही आंसर को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से आप एक इक्वेशन भी बना सकते थे पहले, और उसमें आप डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते कि ग्रेटर हो रहा है या लेस हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बी इक्वल टू 20 मीटर अगर, तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन करना। हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर b is equal to 20 meter, so it is possible to design a mango grove। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ में निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ तो निकाल या लेंथ निकाल देते हैं। नाउ L इज इक्वल टू क्या है, 2b है यहाँ से, है ना। नाउ क्या लिखेंगे हम लोग कि लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 4 और 5 को देखते हैं। ओके देन ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार पॉसिबल है एज फाइंड आउट करना। दोनों दोस्तों का अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, इनके एजेस को फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, और गिवन है कि जो सम ऑफ एजेस है दोनों दोस्तों का वो 20 इयर्स है। ठीक है, और 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स। ठीक है, तो देखो दोनों का सम है ओरिजिनली कितना, 20 इयर्स। तो एक की एज को हमने x ले लिया है, देन दूसरे का क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। इतना तो सिंपल है हम। तो हम क्या लिखेंगे, द एज ऑफ अदर फ्रेंड। ठीक है, अदर फ्रेंड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20 माइनस एक्स। नहीं हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन कर रहा था कि 4 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। मतलब ऐसी क्वेश्चन लिख देते हैं। वैसे भी आज बहुत गर्मी है, माई गॉड। तो ऐसी क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 बिफोर 4 इयर्स। ठीक है, यानी कि 4 साल पहले। तो हम क्या लिखेंगे कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है ना, फर्स्ट फ्रेंड मल्टीप्लाइड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू हाउ मच, 48। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना है कि कितना पहले, तो बिफोर 4 इयर्स, और यहाँ भी बिफोर 4 इयर्स लिखते हैं, 4 इयर्स। तो देखो इसका एज 4 साल पहले क्या होगा, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना इसका आज एज है। तो आज इसका एज क्या है, x, और 4 साल पहले क्या रहता है, -4 मल्टीप्लाइड इसका आज एज क्या है, 20 माइनस एक्स है, और 4 साल पहले और क्या हो जाता है, फिर से -4 इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दे, इज इक्वल टू क्या होता है, 48। इतना सिंपल है। और हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या कि x -4 इंटू 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या मिल गया, 16। तो मतलब बच रहा है 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लिख सकते थे, एक बार x में 16 से ये, फिर x को लोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, और -4 को लोगे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे भी आप कर सकते थे, या फिर x में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। x में 16 से किया तो 16x, x में x से किया तो -x², -4 में 16 से किया तो -64, और -4 में x से किया तो +4x। -x है इधर तो +4x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 48। तो और वी कैन राइट दिस थिंग एज क्या है, यहाँ 16x और यहाँ है 4x, दोनों मिलकर हो गया 20x प्लस में होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बच रहा है, -x², फिर यहाँ से -64, इसको भी इधर साइड बुला के लेके आते हैं तो माइनस में 48 हो जाता है, इज इक्वल टू 0, टोटली मिला के एक ही बार। ठीक है ना, एक ही बार राम कहानी को समाप्त कर दिया गया। समझ में आया ना, सबको खींच के इधर एक ही साथ रख लीजिए। ठीक है, और इसमें से हम लोग माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, और इसमें 64 में 48 को ऐड कर देते हैं। 64 में आप 48 को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 112। मतलब आप लिख सकते थे यहाँ कि और -x² प्लस 20x एंड -112 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को जब कॉमन करके उधर साइड फेंक देंगे उठा के, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर और माइनस में 20x माइनस में 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इतना समझना है कि इसमें से d का वैल्यू कैसे निकालें। मान लेते हैं कि अगर हम d के वैल्यू को निकालते फॉर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग क्या लिखेंगे कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्या देता कि d इज इक्वल टू देता बी स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 और इंटू c का वैल्यू क्या है 112। ठीक है, इतना है। तो 20 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 400 और माइनस में जाएगा 112 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया 112 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 448 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 400 में से 448 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओरिजिनली d इज इक्वल टू माइनस 48। कुछ आ रहा है समझ में, दिमाग खुल रहा है, d की वैल्यू माइनस 48 आ रही है। और जब भी 0 से कम आएगा d का वैल्यू तो रियल रूट्स नहीं होंगे, और यही रीजन है कि इसका आंसर नहीं आएगा। आएगा भी तो किसमें आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि नहीं भाई साहब बस इतना ही, यहाँ ब्रेक हम लगा देते हैं। और आपने पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख दो आप कि हियर d इज लेस देन 0, सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस यहीं पे आपकी राम कहानी आगे समाप्त हो जाती है। ठीक है, और आगे हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ब्रेक क्यों लग गया, क्योंकि d की वैल्यू 0 से कम आ गई है। जब भी d की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी तो रियल रूट मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहीं पे ब्रेक लगा के छोड़ देंगे कि इस सिचुएशन को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। क्या कर रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करें जिसकी पेरीमीटर तो 80 मीटर हो लेकिन उसका एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया। ठीक है, देखते हैं। आंसर के लिए लिखेंगे हम लोग कि लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी एल। लेंथ हमने एल लेट कर लिया और ब्रेथ को लेट कर लिया बी। ठीक है, ये तो बचपन से करते हैं, लेंथ एल ब्रेथ बी। ठीक है ना, तो लेंथ को एल लेट कर लिया है, ब्रेथ को बी लेट कर लिया है। अब ऐसी क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर हो रहा है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, और पेरीमीटर का जगह आपको पता है क्या होता है 2 × l प्लस b होता है इज इक्वल टू 80 मीटर। मतलब कि आपको क्या मिल रहा है कि l प्लस b इज इक्वल टू मिल जाएगा 40 मीटर। इस 2 को उठा के उधर से पटक दिए। ठीक है, तो पटक के दिए तो ये फट गया और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 40 आ गया l प्लस b का वैल्यू, है ना। तो l प्लस b इज इक्वल टू मतलब कि 40 मीटर आ गया यहाँ। नाउ दूसरा जो कंडीशन था कि एरिया इज इक्वल टू क्या था भाई साहब, एरिया इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो आप। एरिया इज इक्वल टू क्या था 400 मीटर स्क्वायर था, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि L इंटू बी का जो वैल्यू है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर आप चाहो तो L की या फिर B की वैल्यू किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। L प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर है तो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है 40 माइनस बी। तो यहाँ से यूनिट्स को हटाते हैं, समझना किससे मीटर में आएगा। क्या लिखोगे आप L के जगह पे 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400 बस। ठीक है, और लिख सकते हो कि 40 में 20 मल्टीप्लाई किया हमने तो 40 भी हो गया, माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 400 वाले भाई साहब को इधर साइड खींच के लेके आते हैं और वी कैन राइट कि माइनस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 40b और माइनस में हो जाएगा 400b, 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर प्लस में इस वाले भाई साहब को इधर खींच के लेके आए हैं तो माइनस में होगा, और सब में से माइनस को कॉमन करके उधर से फेंक देते हैं। ठीक है ना, तो सारा साइन इधर चेंज हो जाता है। क्या मिलता है बी स्क्वायर माइनस 40b माइनस 400 इज इक्वल टू 0 प्लस में 400 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इतना तो बिल्कुल समझ में आता है। क्या आप यहीं से फैक्टराइज करके नहीं निकाल सकते? आपको इतना समझ में बिल्कुल आना चाहिए, बच्चे नहीं हो आप, यहाँ समझ में आना चाहिए, यहाँ फैक्टराइजेशन हो जा रहा है और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो डी लगाने का कोई जरूरत ही नहीं रह जाता है। ठीक है ना, जहाँ फैक्टराइजेशन ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है वहां डी लगा लो, और डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो कोई रूट नहीं मिलेगा और उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सीधा आंसर दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट ही ले देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? बी स्क्वायर माइनस में 20b, फिर माइनस में 20b और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आराम से। तो और हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से b को कॉमन कर लिया तो b माइनस 20 मिला, यहाँ से माइनस b को कॉमन कर लिया, माइनस 20 को कॉमन कर लिया तो फिर से b माइनस 20 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब दो चीजें मिल रही है, पहला इन दोनों में b माइनस 20 कॉमन है तो b माइनस 20 को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से कौन सा भाई साहब बच गया b। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब दो बार यार b माइनस 20 इज इक्वल टू एक बार 0, फिर दूसरी बार b माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ही आता। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको मैंने पकड़ा उठा के पटक दिया तो b माइनस 20 इज इक्वल टू सिर्फ 0 मिलेगा। दूसरा केस, फिर से यहाँ से b माइनस 20 को इसको पकड़ा उठा के फेंक दिया तो फिर से b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों केस में b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है, b इज इक्वल टू 20 मिल रहा है। ठीक है ना, तो b इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 20 मिल गया। ओके, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है? देन L इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो L प्लस b इज इक्वल टू 40 है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 40 में से b की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी कि 40 मीटर और माइनस 20 मीटर हो जाता है, यानी कि 20 मीटर। माय गॉड, L इज इक्वल टू b आ गया। मतलब समझ लो आप, जो ओरिजिनली रेक्टेंगल होगा वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है। हेंस it is possible to make a square garden। ठीक है, और आपको पता है ना स्क्वायर भी रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब कि आप लिख सकते हो कि हेंस इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब आप लिख सकते हो कि हेंस इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 4.4 से, और यहीं जाके हमारा चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे मैथ से रिलेटेड, वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि एपी का। ठीक है, वो वीडियोस काफी मजेदार होने वाले हैं, बहुत सारे एनिमेशंस आएंगे उसमें, है ना, ऐसा लगेगा कि एक सिनेमा चल रहा है। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट, और देखते रहिए चीजों को, और मैं जितना ज्यादा समझा रहा हूं उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू सून विद अ न्यू चैप्टर।